तो हमने कल यहाँ इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड ऑन ब्रीदिंग है ना, वहां पे था। increases in pressure controlled by pressure। ठीक है, इसमें से भी ज्यादा कुछ नहीं आता, मतलब जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, हम पता ही पहाड़ों पे जाते हैं तो थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाता है हवा का। तो उसकी वजह से ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है तो ऑक्सीजन हमें कम मिलेगी हमारी बॉडी को। तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन कम मिलेगी तो ऑक्सीजन से ही सब चल रहा है, ठीक है ना। तो हमें थकान थकान डिजीनेस चक्कर जैसा फील होता है। ऐसा कुछ नहीं है, बाकी ऐसा कुछ पढ़ने जैसा नहीं है। क्वालिटी ऑफ एयर कि जो एयर हम छोड़ते हैं, एक्सेल करते हैं और इनहेल करते हैं, उन दोनों में अंतर होता है, ठीक है ना। तो जो एक्सेल्ड एयर होती है तो उसमें ऑक्सीजन तो कमी होगी ऑब्वियसली, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है, इनहेल्ड एयर के कंपैरेटिव ऑक्सीजन कम होती है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक्सेल्ड एयर में ऑक्सीजन होती ही नहीं है, होती है बट कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है। ऐसे ही वाटर वेपर ज्यादा होता है, क्योंकि हमारी ब्रीदिंग से भी हमारा वाटर थोड़ा सा निकलता है। ठीक है। एक तो हमारा स्वेटिंग से वाटर निकलता है, ब्रीदिंग से भी निकलता है। देन एक्सेल्ड एयर थोड़ी सी गर्म होती है, वो तो हम प्राण धारणा में भी बोलते हैं ना, बाहर आने वाली सांस थोड़ी गर्म है, अंदर जाने वाली सांस थोड़ी ठंडी है। ठीक है। तो ये भी मतलब एक्सेल्ड और इनहेल्ड एयर के बीच का थोड़ा डिफरेंस बता रहे हैं। आज मैं ये वाली बुक भी लेके बैठी हूँ। ये हाँ, सॉरी, ये वाली ना, एनाटॉमी फिजियोलॉजी। इसमें बहुत अच्छे से अच्छा, कोई कोई लोग इनको फोन करके पूछ रहे थे कि सिर्फ इससे ही पढ़ लेंगे तो पूरा हो जाएगा क्या येलो बुक से। येलो बुक से हर एक सिस्टम का एनाटॉमी वाला पार्ट और फिजियोलॉजी वाला, इसकी इसका नाम है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाला पार्ट येलो बुक से होगा। डिसीजेस हमें अपने जो वाईएनटीसी की बुक्स मिली हैं उससे ही पढ़नी पड़ेंगी डिसीजेस, क्योंकि उसमें डिसीजेस है ही नहीं वाईटीटीसी में। और यौगिक एस्पेक्ट, यौगिक थेरेपी तो पूरा इसी से पढ़ना है अपने वाईएनटीसी के बुक से। ठीक है। एनाटॉमी आप उससे पढ़ लोगे उतना सफिशिएंट है, उसमें बहुत अच्छे से लिखी हुई भी है। एक बार आप लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्चुअली आप इससे पढ़ने के बाद उस पे जाओगे ना मैनुअल पे, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि इसमें बहुत अभी इनहेल्ड और एक्सहेल्ड एयर भी इसमें बहुत अच्छी दी हुई है, जो अपनी पुरानी बुक थी। हम्म। इसमें यहाँ पे देखो इनहेल्ड और एक्सहेल्ड एयर पूरा दिया हुआ है कि कितना परसेंटेज CO2 है। परसेंटेज वगैरह याद नहीं करनी, पर एकदम से कंपैरिजन देखते ही तुरंत से हो जाता है इसमें। तो इसमें जितना है ना उतना ही अपने वाईएनटीसी के, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, जितना इसमें था उतना ही है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी कल जो हमने पढ़ी ना, इसमें से ही पढ़ लोगे उतने से हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने बोला था। अभी इसमें एवरेज कंपोजिशन ऑफ इनहेल्ड एक्सहेल्ड एयर, अच्छा यहाँ पे भी दिया हुआ है बेसिस ऑफ डिफरेंस, पर ज्यादा नहीं पूछते। ठीक है। तो देखो इनहेल्ड एयर में ऑक्सीजन 21, वो तो हवा में ऑक्सीजन कितनी होती है 21%। तो इनहेल्ड एयर में पूरी की पूरी बाहर की हवा इनहेल कर रहे हैं ना, तो 21%। तो एक्सहेल्ड एयर में भी ऑक्सीजन होती है 16%। ये परसेंटेज याद नहीं करनी, जस्ट कंपैरिजन के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल्ड एयर में थोड़ी होती है, एक्सहेल्ड एयर में 4% है। ठीक है। तो ये बस थोड़ा सा देखने जैसा है, ज्यादा कुछ नहीं। कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग मूवमेंट्स एंड रेगुलेशन ऑफ ब्लड पीएच, इस पे आते हैं। द ब्रीदिंग मूवमेंट्स, इसमें से भी ज्यादा कुछ नहीं आता है। मेन आपको ये ध्यान रखना है, हमारा जो ब्रीदिंग प्रोसेस है मोस्टली इनवॉलेंट्री होता है। कोई बोले कि ब्रीदिंग प्रोसेस वॉलेंट्री होता है, इनवॉलेंट्री होता है, तो इनवॉलेंट्री होता है। कोई हम सो रहे हो, जग रहे हो, कुछ काम में बिजी हो, सांस तो चलती रहती है ना। तो ऐसा नहीं ना कि हम सोचेंगे तब सांस चलेगी, बिना हमारे नॉलेज के भी चलती चल रही है, हम सो रहे हैं तो भी चल रही है। तो इट्स अ इनवॉलेंट्री मूवमेंट। और कहाँ से कंट्रोल होता है, मेड्यूला ऑब्लंगोटा।
मतलब हमारे ब्रेन में जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो मेड्यूला ऑब्लंगेटा में, ठीक है। बट हम प्राणायाम में कुछ हद तक अपने सांसों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सांसों को हम प्राणायाम में वॉलेंटरली कंट्रोल करते हैं, नहीं तो इनवॉलेंट्री चलता है मोस्टली ब्रीदिंग, बट हम प्राणायाम में उसे वॉलेंटरली कंट्रोल करते हैं। तो ये जो मेडुला ऑब्लंगेटा है ना, ये मतलब हमारे शरीर में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है, कितनी, उसके बेसिस पे वो सांसों का जो वो है कंट्रोल करता है, इनहेलेशन एक्सहेलेशन वो तो चल ही रहा है, बट उसका जो भी रेट है, तो यहाँ पे पीएच वगैरह वो सब लिखा है, वो सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मतलब जैसे ही ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है ना, तो ब्लड का पीएच जो है ना बढ़ जाता है, सॉरी ब्लड, सॉरी घट जाता है, ठीक है। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड आती है ना ब्लड में ज्यादा होती है, तो वो कार्बोनिक एसिड HCO3 बनता है, जिससे कि एक वो एसिड होता है, तो उससे ब्लड का पीएच घट जाता है। तो ब्लड का पीएच घटता है तो मेड्यूला पे सिग्नल जाता है कि ऑक्सीजन लो, इनहेल कर। तो वो ऐसे कंट्रोल होता है, कितना घटता है कितना बढ़ता है वो सब याद करने की जरूरत है। ब्लड का पीएच होता कितना है? 7 रहता है ना? 7.2। 7.2। वाटर इज न्यूट्रल, ठीक है, तो न्यूट्रल पीएच होता है 7, दैट इज ऑफ वाटर। ब्लड स्लाइटली एल्कलाइन होता है, 7 से थोड़ा सा ज्यादा 7.2, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 7.4, ठीक है ना, 7.2 टू 7.4 थोड़ा रहता है ब्लड का पीएच, थोड़ा सा स्लाइटली एल्कलाइन, ऐसे कोई। तो बस हमें ये याद रखना है, रेस्पिरेशन मोस्टली इनवॉलेंट्री होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा से कंट्रोल होता है। और मेडुला ऑब्लोंगेटा पे सिग्नल किससे जाता है? ब्लड में CO2 का कंटेंट बढ़ गया तो ब्लड का पीएच चेंज होता है, उस वो मेडुला ऑब्लोंगेटा को कंट्रोल करता है, ठीक है। अभी लंग की कैपेसिटी का यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। जितनी हवा, ठीक है, हम नॉर्मल इनहेलेशन एक्सहेलेशन में होती है पास, उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। द नॉर्मल वॉल्यूम मूव इन और आउट ऑफ द लंग्स ड्यूरिंग क्वाइट ब्रीदिंग इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। एक नॉर्मल हमने सांस ली, 500 ml हवा अंदर गई, एक नॉर्मल सांस छोड़ी, 500 ml बाहर आई, उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो ये टाइडल वॉल्यूम ही सबसे ज्यादा पूछी जाती है, इट इज 500 ml, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे और भी कुछ कुछ चीजें दी हुई हैं, एक बार देख लेते हैं। एक सेकेंड, मैं इस वाली बुक में भी खोल के रखती हूँ। देन इसमें बहुत सारी वॉल्यूम्स दी हुई हैं, वो सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 500 ml बस टाइडल वॉल्यूम याद रखना है। वाइटल कैपेसिटी एक होती है, एक बार आप लोग भी देखो उसमें, मैं भी देख के फिर बताती हूँ एग्जैक्टली क्या क्या है। अच्छा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम उसमें दी हुई है, देखो सबसे बीच में एक दी हुई है टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, वो तो 500 ml है, जो एक ग्राफ चल रहा है, ठीक है। उसके ऊपर एक ग्राफ ऊपर की तरफ गया है, वो है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जब हम एक गहरी सांस लेते हैं, एक डीप ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली हम सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, 500 ml हवा अंदर बाहर होती है। बट जब हम डीप ब्रीदिंग, फुल डीप, जैसे जिसे यौगिक ब्रीदिंग भी बोलते हैं, फुल डीप इनहेलेशन करते हैं, तो 2900 हवा होती है, तो उसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। हम्म। और उसी तरीके से जब हम फोर्सफुली एक्सेलेशन करते हैं फुल कैपेसिटी के साथ, तो 1400 ml एक्स्ट्रा एयर भी पास आउट हो सकती है। तो अपनी फुल कैपेसिटी से इनहेलेशन करना उसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और अपनी फुल कैपेसिटी से एक्सेलेशन करना उसको बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम
और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये ऐसा समझ लो कि एक लंबी गहरी सांस ली और एक लंबी गहरी सांस छोड़ी, ठीक है। उस सबको मिला के जो होती है उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। जिसमें होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब फुल वाइटल कैपेसिटी मतलब फुल कैपेसिटी, जितने कैपेसिटी से हम पूरी कैपेसिटी से सांस ले सकते हैं और जितनी पूरी कैपेसिटी से सांस छोड़ सकते हैं, तो वो होती है पूरक वाइटल कैपेसिटी। पूरक और रेचक होगा। पूरक और रेचक, पूरक में हम डीप इनहेल करते हैं और रेचक में कंप्लीट एक्सहेलेशन करते हैं। नहीं नहीं नहीं, पूरक रेचक में तो हम कभी डीप ब्रीदिंग करते ही नहीं है, तो वो तो बहुत ही थोड़ा होता है पूरक और रेचक। पूरक और रेचक में तो हम एब्डोमेन ब्रीदिंग कर ही नहीं रहे हैं, तो एब्डोमेन ही सबसे मेन पार्ट है ब्रीदिंग का, डायफ्राम ब्रीदिंग। तो पूरक में तो हम उसको बिल्कुल छोड़, पूरक में और रेचक में हमें कंट्रोल करना है ब्रीदिंग को, फुल नहीं करना है ब्रीदिंग को, डीप नहीं करना है। तो ये भी हाँ एक्चुअली क्वेश्चन आ जाता है कि अच्छा, प्राणायाम। रेशो के हिसाब से करते हैं ना हम लोग, है ना? 4 6 होल्डिंग, फिर 8 में रेचक, ऐसा है ना? पूरक और रेचक के टाइम तो मूलबंध लगा हुआ होता है, तो हमारा डायफ्राम तो मूवमेंट ना के बराबर हो रहा है, तो हमने डायफ्राम का मूवमेंट ही ऑलमोस्ट रोक दिया, सिर्फ हमारी चेस्ट ब्रीदिंग हो रही है। तो हमने ब्रीदिंग को बहुत ही कम कर दिया, वहां पे हमें ब्रीदिंग डीप नहीं करनी है प्राणायाम में, हमें ब्रीदिंग कंट्रोल करनी है प्राणायाम में। तो प्राणायाम इज नेवर डीप ब्रीदिंग, ठीक है। तो ये बात दिमाग में रखना कि प्राणायाम में कभी भी फुल कैपेसिटी से ब्रीदिंग नहीं होती है। हम्म। तो वाइटल कैपेसिटी मतलब जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं, जैसे कि आप समझ लो जैसे कि ओमकार का उच्चारण कर रहे हैं आप, तो एक बोलते हैं ना हाँ। कि एक लंबा गहरा सांस लो और फिर पूरा एक्सेल करते हुए ओम करके लो। तो वो जो फुल डीप योगिक ब्रीदिंग जिसे बोलते हैं कि पूरी डायफ्राम, चेस्ट और शोल्डर तीनों चीजें यूज होती हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो उसे बोलते क्वेश्चन हैं। है, कपाल भाती में भी करते हैं ना हम लोग? ब्रीद इन फुल्ली, टेक योर लोअर चेस्ट, अपर चेस्ट अप एंड फिक्स योर शोल्डर। हाँ, तो कपाल भाती में फोर्सफुल एक्सलेशन कर रहे हैं, तो एक्सलेशन फुल कैपेसिटी के साथ हो रहा है, पर इनहेलेशन अगेन वहां पे चेस्ट को लॉक कर दिया है, तो कपाल भाती भी डीप ब्रीदिंग में नहीं आएगी। हम्म। तो इसके ये कितने कितने ml के हैं ये आपको बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको मेन याद करना है, एक नॉर्मल सांस लेते हैं, नॉर्मल सांस छोड़ते हैं, वो टाइडल वॉल्यूम होती है, उसको बोलते हैं 500 ml, ठीक है। और जब हम इसके बियॉन्ड जाके, टाइडल वॉल्यूम के बियॉन्ड जाके एक लंबी गहरी सांस लेते हैं, तो जो एक्स्ट्रा हमने सांस लेने की कोशिश करी उसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और एक गहरी सांस छोड़ना उसको बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक लंबी गहरी सांस लेना और एक लंबी गहरी सांस छोड़ना प्लस नॉर्मल जो टाइडल वॉल्यूम है, इन तीनों को मिला के बनती है वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। इसके अलावा भी हम कितना ही गहरी सांस छोड़ दें, फोर्सफुल एक्सलेशन कितना भी कर दें, हमारे लंग में कुछ ना कुछ हवा भरी रहेगी। ऐसा नहीं है कि पूरा बलून तो फूलेगा, पिचकेगा पूरा नहीं, थोड़ी हवा लंग में रहती है, ऐसा नहीं कि पूरा लंग एकदम से खाली हो जाता है फोर्सफुल एक्सलेशन में भी। तो उसको बोलते हैं रेसिड्यूअल वॉल्यूम, जो बची, मतलब जितना हमने अपनी फुल कैपेसिटी से एक्सेल कर दिया उसके बाद भी जो लंग में हवा बचती है उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। तो ये 1000 से 1200 ml होती है, ठीक है। तो रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस वाइटल कैपेसिटी, उन दोनों को मिला के टोटल लंग कैपेसिटी बोलते हैं, कि मतलब इतनी लंग में एट अ टाइम इतनी हवा भरने की क्षमता है, उसको बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, टाइडल वॉल्यूम 500 ml, टाइडल वॉल्यूम पे बहुत क्वेश्चन आता है। तो जो नॉर्मल सांस लेते हैं छोड़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि प्राणायाम में हम टाइडल वॉल्यूम कर रहे हैं, तो नहीं, प्राणायाम में हम बिल्कुल भी डीप ब्रीदिंग नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है प्राणायाम इज डीप ब्रीदिंग, नहीं, प्राणायाम इज नॉट डीप ब्रीदिंग, इट इज कंट्रोल्ड ब्रीदिंग। बाकी कितने कितने ml क्या क्या है वो कोई नहीं पूछता। तड़ागी मुद्रा के टाइम पे करते हैं, वो होगा डीप ब्रीदिंग। तड़ागी मुद्रा के टाइम पे भी हाँ, एक लंबा गहरा सांस लेते हैं, बोल सकते हैं, बट इन जनरल डीप ब्रीदिंग आप उसको ही बोलोगे जो नॉर्मल
ध्यान ज्ञान मुद्रा लगा के डीप ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है। ओके। फिर भी तड़ागी मुद्रा में हम सांस लेते तो पूरी है, छोड़ने के टाइम पे नहीं कह सकते कि फुल कैपेसिटी से छोड़ी, ठीक है ना, वहां पे तो फिर अलग स्टेप चला जाता है। तो लेने के टाइम पे बोल सकते हैं मे बी कि हमने पूरी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ली। तो एक्सलेशन भी कंप्लीट एक्सलेशन करना होता है ना उसमें भी? हम्म इसमें रोक के रखते हैं ना पहले बीच में। नहीं, हाँ, पहले पहले तो लेते हैं, पूरा छोड़ देते हैं ना, फिर बाद में बाह्य कुंभक लगाते हैं ना। तो कह नहीं सकते कि डीप ब्रीदिंग कहेंगे नहीं कहेंगे तड़ागी मुद्रा को। वो एक बार मतलब सावन सर से कंसल्ट करना पड़ेगा उसके लिए, मतलब मुझे भी नहीं आइडिया कि तड़ागी मुद्रा डीप ब्रीदिंग में आएगी या नहीं आएगी। नहीं, उसमें एक ही पार्ट हम कर रहे हैं ना, एक ही पार्ट या तो मतलब इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं, फिर बाह्य कुंभक लग गया, है ना, हाँ, मतलब साइकिल हाँ, पूरा नहीं। साइकिल पे हो ही गया वैसे पूरा, बट तो फिर एक भी। है ना, तो लिखा हुआ है ना ये डेड एयर स्पेस, यही तो नहीं है कि हम कुंभक लगाते हैं, हमारी एयर ना जा रही है ना आ रही है, दैट इज मतलब लॉक कर दिया ना हमने उसको। तो तो फिर मेरे हिसाब से तो तड़ागी मुद्रा को नहीं कहेंगे फुल डीप ब्रीदिंग, बट फिर भी एक बार बोल पूछ लेना आप, मतलब जैसे डाउट है ना तो। क्योंकि प्रोसेस डीप वही होगी वैसे जहाँ पे हवा जा रही है लंग्स में और वापस आ रही है, जिसमें आ जा नहीं रही है तो वो तो फिर नहीं होगी ना डीप ब्रीथिंग। मतलब मेरे हिसाब से भी नहीं कहा। हाँ नहीं, मुझे भी नहीं लग रहा है ऐसा। नहीं, बट ये बिफोर तड़ागी मुद्रा। नीचे के मैंने पढ़ा नहीं है ठीक से, ये डेड एयर स्पेस एक लिखा हुआ है, उसको एक्सप्लेन किया है वसुधा जी, देखो अभी मैंने भी अभी देखा है। स्पेस कहाँ लिखा हुआ है, मेरे बुक में नहीं लिखा ये था। रह गया। अच्छा, द पैसेजेस आरंट यूज्ड इन गैस एक्सचेंज सो दे आर, हाँ। हाँ, नहीं ये बिल्कुल कंप्लीटली अलग चीज है जो डेड डेड एयर स्पेस है। तो देखो नीलिमा जी, ये आप तड़ागी मुद्रा का सावन सर से एक बार कंफर्म कर लेना कि वहां पे डीप ब्रीथिंग नहीं होगी, ठीक है ना। तो फिर कंफर्म कर। तड़ाक तो हम बाद में लगाते हैं, इनहेल करते हैं, एक्सलेशन। तड़ाक की तो बात की बात है। जैसे ओमकार में हम पहले इनहेल करते हैं और एक्सलेशन करते टाइम, तो वो भी पूरा एक साइकिल ही हो गया। तो ऐसा मतलब डीप ब्रीदिंग की जो मतलब कंसेप्ट है ना, वो मुझे समझ में नहीं आ रही थी। मतलब मुझे डाउट आ रहा है इसके बारे में, मतलब क्या प्रोसेस है एक्चुअली, क्या प्रोसेस, मतलब यही ना कि एब्डोमेन, फिर लोअर लोअर चेस्ट, अपर चेस्ट, शोल्डर, कंप्लीट डीप ब्रीदिंग हो गया। फिर आप एब्डोमेन, फिर लोअर चेस्ट, अपर चेस्ट नीचे आ जाएगा, तो ये कंप्लीट एक्सलेशन, तो ये हो गया डीप ब्रीदिंग का प्रोसेस। तो ये तो हम तड़ागी में भी करते हैं, मतलब। नहीं जैसे लोम में लोम है वो भी तो हमारा मेरे ख्याल वही होगा, डीप ब्रीदिंग ही होगी। नहीं, वहां पे वसुधा जी बोल रहे हैं वैसे कि अगर मुलबंद लगाते हैं तो डायफ्राम तो मतलब अच्छा अच्छा, मूवमेंट, हाँ बंद हो जाता है। मतलब हाँ वहां पे तो एब्डोमेन पूछ तो लेंगे, नहीं है। बेटर है हम सावन सर से पूछ लें। ये जो कंसेप्ट है ना, वो थोड़ा कंफ्यूजन कर रहा है मुझे। हाँ हाँ। देखो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वो हम ओमकार साधना में करेंगे, फुल कैपेसिटी से ब्रीदिंग करना, मतलब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हम यूज कर रहे हैं दोनों केस में। पर ऐसा जरूरी हाँ, नहीं है कि हम चीजें इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दोनों सेम सेम प्रैक्टिसेस में रहे। नहीं। ओमकार साधना में मे बी तड़ागी मुद्रा में भी हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यूज कर रहे हैं, पर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम फोर्सफुल जब एक्सलेशन जहां कर रहे हैं, जैसे कि कपालभाति में हम पूरा का पूरा फोर्स से एक्सलेशन कर दिया, तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यहाँ वहां यूज हो रही है, ठीक है। हम्म। इनफैक्ट ओंकार साधना में भी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज नॉट बीइंग यूज्ड, ठीक है। तो जहां पे फोर्सफुल एक्सलेशन कर रहे हैं वहां पे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब बिल्कुल फोर्स से हम पूरी हवा बाहर निकाल रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि कपालभाति करने के बाद एक पॉज आता है और एक जम्भाई आती है, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड का एक एग्जॉस्ट सा निकलता है, ऐसे वो आपने एक्सपीरियंस किया होगा, एक जम्भाई जरूर आती है, मोस्टली आती है। तो वो पूरी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम से भी मतलब पूरी फुल जितनी हवा निकल सकनी थी अंदर वाली वो उतनी निकलती है। तो अ, हेलो। लाइट गई। लाइट गई। हाँ, तो एक इसमें स्पीड का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट होगा क्या?
स्पीड पे भी डिपेंड हाँ करता मतलब होगा फोर्सफुल, क्या? जब जब एक्सलेशन फोर्सफुल करते हैं, जब झटके से सांस छोड़ते हैं, तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम तभी, ठीक है, जब, क्योंकि फोर्सफुल करते हैं तो पेट पिचका के छोड़ते हैं हम सांस। हाँ, जस्ट तो टू ऐड, नीलिमा जी आप जो कह रही हैं वो शायद सही है। तड़ागी मुद्रा में हम पूरा लंबा गहरा श्वास भरते हैं और फिर छोड़ते हैं पूरा, और फिर हम लोग मॉक नाक बंद करके मॉक एक्सहेलेशन करते हैं, तो उसमें वो दोनों करते चीजें हो रही हैं। हाँ, हाँ, यही बोल रही हूँ मैं। लेकिन अगर वसुधा जी बोल रहे हैं कि एक्सलेशन के टाइम पे स्पीड का भी अगर उसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट रहता होगा तो मे बी फिर डिफर हो जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये जो हम एक्सलेशन करते हैं तड़ागी मुद्रा के टाइम पे, तो एक्सलेशन भी धीरे धीरे करते हैं, ऐसे फास्टली फोर्सफुली नहीं करते हैं। अगर वो कंसेप्ट भी उसमें होगा डीप ब्रीदिंग में तो शायद मे बी वो डिफर हो जाएगा, फिर तड़ागी मुद्रा में वो फिर नहीं आएगा फिर, है ना? फोर्सफुल एक्सलेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। डीप ब्रीदिंग में फुल डीप इनहेलेशन, फुल एक्सलेशन, बट फोर्स जो वॉल्यूम है वो फोर्सफुल एक्सलेशन में ही आएगी, ठीक है। मतलब कपालभाति एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगी। अग्निसार है, उसमें एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यूज होती है। जो हम श्वसन मार्ग शुद्धि करते हैं, जहां पे फोर्सफुल एक्सलेशन करते हैं, पेट को पिचकाते हैं इन जनरल, तो वहां पे एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यूज हो रही है। डीप ब्रीदिंग में इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यूज हो रही है प्लस टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। ओके ओके। एक्सपिरेशन में कौन कौन सी हो रही है? तो एक्सलेशन में एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम डीप ब्रीदिंग में भी यूज नहीं हो रही है, ठीक है। हम्म डीप डीप ब्रीदिंग में हमने फुल गहरी सांस ली, मतलब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, मतलब 2900 प्लस 500 ml वो लिया। उतना ही हम छोड़ भी देंगे, 500 ml हम्म प्लस, पर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और 1400 ml है, वो 1400 ml हम नहीं छोड़ रहे वहां पे हम्म डीप। और बाकी जो तड़ागी मुद्रा वाला है वो, और अब सावन सर से वो बहुत अच्छे से बता पाएंगे, सावन सर, क्योंकि सावन सर हम्म। के कॉन्सेप्ट्स बहुत, क्योंकि एक बारीक बारीक चीज भी वो बता देते हैं सर, तो वो आप हाँ। उनसे अच्छा। हम्म तो हम अभी मेन हमारी है वाइटल कैपेसिटी की बात है कि जैसे कि होता है, वाइटल कैपेसिटी क्या है कि टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, या फिर टोटल लंग कैपेसिटी बोल दो, कि पूरा झटके से सांस छोड़ने के बाद भी लंग में थोड़ी हवा रहती है, क्यों है 1000 ml, ठीक है। पर वो क्या होता है कि हमारे लंग्स में, जैसे हमने कल पढ़ा था, 3 लोब राइट, नेटवर्क के कारण ना ब्रेक हो रहा है। रेड लोग के इधर लाइट पे ही है, हम्म लगता है अंधेरा है हम ना। कितनी सांस ले सकते हैं और कितना गहरा छोड़ सकते हैं, वो धीरे 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 कम होने लगती है, ठीक है। या किसी किसी इलनेस से वो वाइटल कैपेसिटी कम होने लगती है। मतलब होता है ना कि कोई लोग डीप ब्रीदिंग कर ही नहीं पाते हैं, कोई लोग फोर्सफुल एक्सलेशन कर ही नहीं पाते हैं, उनकी सांसें बहुत शैलो होती है, नॉर्मल भी टाइडल वॉल्यूम भी उनकी शैलो होगी, शायद 500 ml ना हो, ठीक है ना। तो वो वाइटल कैपेसिटी धीरे धीरे किसी किसी इलनेस से कम होती है, ठीक है। अच्छा, अब डेड एयर स्पेस क्या है कि जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो सांस ये पूरा पैसेज से लंग के थ्रू जा रही है, तो कोई कोई हवा, अभी जो पूरा पैसेज है वहां पे भी तो हवा भरी भी है ना, तो हम जितनी सांस ले रहे हैं उसमें से थोड़ी सांस, थोड़ी जो ब्रेथ है वो लंग तक पहुंचती भी नहीं है, क्योंकि वो इस पैसेज में भी ब्रेथ भरी हुई है, मतलब एयर भरी हुई है। तो उसको बोलते हैं डेड एयर स्पेस, मतलब सम एयर इज ट्रैप्ड इन द एयर पैसेज। तो मतलब हम कितनी सांस ले रहे हैं उसमें से लंग में पहुंच रही है मैक्सिमम, पर थोड़ी सी उसमें से हमारी ऑब्वियसली पैसेज में भी तो रहेगी ना एयर, पैसेज के थ्रू ही जा रही है, तो उसको बोलते हैं डेड एयर स्पेस, कि उतनी एयर जो है वो हमारी डेड है, मतलब वो हमारे जीवन के लिए तो यूज नहीं हो रही है ना, जो पैसेज में है हवा, हम्म ठीक है। वो अंदर आ रही है बाहर जा रही है वो उसमें है, बट दैट इज नॉट बीइंग यूज्ड इन अवर फॉर अवर लाइफ, क्योंकि वो ब्लड में तो जा ही नहीं रही है ना, वो हवा सिर्फ हमारे पैसेज में अटकी हुई है। Really?
दिस एयर इज ऑन यूज। अच्छा, तो जैसे कि रेसिडुअल एयर वॉल्यूम जो हमने बोला कि वो 1000 ml रहती है, कि मतलब हम कितना भी सांस छोड़ दें उसके बाद भी लंग में कुछ हवा रहती है, ठीक है। अभी लंग में जो हवा बची हुई है उसमें थोड़ी ना ऑक्सीजन है, मतलब ऑक्सीजन का कंटेंट उसमें कम होगा, तो वो हवा हमारे ज्यादा किसी काम की है नहीं। तो ये कह रहे हैं कोई कोई डिसीजेज में वो रेसिडुअल एयर वॉल्यूम जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है, मतलब वो अपना लंग पूरा खाली ही नहीं कर पाते कार्बन डाइऑक्साइड से, तो वो बढ़ती जाती है रेसिडुअल वॉल्यूम। तो रेसिडुअल वॉल्यूम बढ़ रही है तो लंग की कैपेसिटी में जो यूज्ड करने वाली एयर है जिसमें ऑक्सीजन कंटेंट अच्छा है उसको लेने की क्षमता कम हो जाएगी, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा कि ऑब्वियसली हमारा जो है मतलब वाइटल कैपेसिटी जिस हवा में ऑक्सीजन है जो हमारी शरीर के लिए यूज्ड होगी, बट अगर रेसिडुअल वॉल्यूम बढ़ गई तो हमारी यूज वाली हवा के लिए जगह, जो हवा हमें डेली यूज में काम आनी है उसके लिए जगह कम बचेगी। तो इसके लिए कोई कोई डिसीज में रेसिडुअल वॉल्यूम बिल्डअप होती रहती है, मतलब लोग फुल एक्सलेशन कर ही नहीं पाते, डीप की पूरा लंग को कार्बन डाइऑक्साइड से खाली कर देना, ठीक है, वो कर ही नहीं पाते हैं, तो वो कैपेसिटी धीरे धीरे उनकी घट जाती है। तो ये थोड़े से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो वो डिसीजेस के हिसाब से जब समझते हैं ना तो ज्यादा अच्छे से समझ में आते हैं, कि मतलब हमारी बुक में तो ऐसे नहीं समझाए हुए डिसीजेस से कोरिलेट करके एग्जैक्टली कि कौन सी डिसीज में एग्जैक्टली क्या होता है, बट वो और एडवांस भाई जो डॉक्टर्स होंगे वो ज्यादा अच्छे से उनको समझते होंगे, जो इसी फील्ड में डॉक्टर होंगे, है ना, कि पल्मोनोलॉजिस्ट जो होंगे, जो लंग के स्पेशलिस्ट होंगे। तो हमें बेसिकली इसमें यही याद रखना है, रोज की हवा जब सांस छोड़ते हैं सांस लेते हैं वो टाइडल वॉल्यूम होती है, वो 500 ml होती है। जब हम उसके ओवर एंड अबव लंबा गहरा सांस लेते हैं उसको बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और झटके से जब सांस छोड़ते हैं उसको बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। इन तीनों को मिला के बनती है वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। तो डीप ब्रीदिंग में हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम का यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हम फोर्सफुल एक्सेलेशन में यूज करते हैं। इसके अलावा भी फोर्सफुल कितना भी हम एक्सेल्ड आउट कर दें लंग में थोड़ी हवा रहती है, वो होती है 1000 ml रेसिडुअल वॉल्यूम, वो उतनी ही होनी चाहिए। कुछ कुछ डिसीजेस में वो रेसिडुअल वॉल्यूम लंग में बढ़ती जाती है जिससे लंग की इन जनरल जो वाइटल कैपेसिटी है वो कम होने लगती है, ठीक है। और सांस में ऑक्सीजन कम होगा तो हमें ऑब्वियसली ऑक्सीजन ही चाहिए, ऑक्सीजन से ही हमारा सारा एनर्जी मिल रही है, ठीक है। तो अभी इंस्पायर्ड एयर वर्सेस एक्सपायर्ड एयर, जब भी हम सांस लेते हैं ऐसा नहीं कि पूरी सांस ली लंग में जब सांस हवा भरती है तो ऐसा नहीं कि जो हमने ली हवा एट अ टाइम लंग में पूरी हवा जो हमने ली वही है और हमने जब छोड़ी तब वही है, मतलब मिक्सचर रहता है लंग में इनहेल्ड और एक्सहेल्ड एयर का, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं जस्ट कि हर एक इनहेलेशन और एक्सपिरेशन के साथ हमारे लंग्स या तो बेटर तरफ जा रहे हैं या फिर वर्स की तरफ। तो इन जनरल मतलब बोलते हैं ना कि हाँ जितना पॉल्यूशन में रहोगे तो हर एक सांस आपके लंग को खराब कर रही है, और अच्छे एनवायरनमेंट में रहोगे तो हर एक इनहेलेशन आपके लंग्स को अच्छा बनाएगा। तो अभी हम आते हैं डिसीजेस पे, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स पे। तो इसमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स दिए हुए हैं। हम्म। पहले थोड़ी भूमिका बना दो कि हम कैसे करना है, क्या क्या काम का है। मेन सबसे ज्यादा क्वेश्चन अस्थमा से आते हैं, ठीक है। तो अभी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, तो इन्होंने ना बांटे हुए हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, कि कुछ तो माइल्ड होते हैं जैसे कि खास नॉर्मल जुकाम हो गया, ठीक है ना, और कुछ सीरियस होते हैं कि भाई न्यूमोनिया वगैरह ये सब। तो हम सांस लेते हैं हवा में तो बैक्टीरिया वायरस जर्म सब कुछ है, ठीक है, और किसी किसी को एलर्जीज भी होती हैं। तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को उन्होंने बांटा हुआ है कि अभी जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं सर्दी खांसी जुकाम के लिए, डॉक्टर देखता है यहाँ पे स्टेथोस्कोप लगा के चेस्ट कैसा है,
कभी कभी डॉक्टर बोलता है, मे बी आपने ध्यान दिया होगा, बोलता है चेस्ट क्लियर है, कभी बोलता है चेस्ट में कंजेशन है। ध्यान दिया है कभी? तो हम्म चेस्ट में कंजेशन है मतलब वो जो इन्फेक्शन है वो थोड़ा नीचे तक पहुंच गया है, और चेस्ट क्लियर है मतलब इन्फेक्शन लंग्स के ऊपर ऊपर के पार्ट तक ही है, अभी तक नीचे नहीं पहुंचा है। तो डॉक्टर का जी। मतलब यही, चेस्ट क्लियर है मतलब इन्फेक्शन अभी ऊपर ऊपर ही है, ठीक है। तो कोई घबराने की बात नहीं, चेस्ट में कंजेशन है तो हाँ थोड़ा इन्फेक्शन बढ़ गया है, अभी वो थोड़ा नीचे तक पहुंच गया है, तो सेम पर। तो इन्होंने भी डिसीजेस को उसी हिसाब से बांटा हुआ है, अपर एयरवे इन्फेक्शंस, हम्म। देन उन्होंने बांटे हुए हैं, ऐसे बांटे नहीं है नीचे आके उन्होंने, और उसके बाद आते हैं लंग के इन्फेक्शंस, ठीक है। तो अपर एयरवे मतलब बस लंग्स के ऊपर जब इन्फेक्शन रहेगा तो उसको बोलते हैं अपर एयरवे। तो इसमें जो हमने पार्ट्स पढ़े थे, नोज, देन हमारे आए फेरिंग्स, देन हमारे आए ट्रेकिया, देन दो ब्रोंकाई, ठीक है। ब्रोंकाई के बाद तो लंग्स शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी हमें ये भी पता है कि जब हम सांस लेते हैं नोज के इधर उधर यहाँ पे हमारे साइनसेस होते हैं, साइनस कैविटीज। याद रख लो साइनसाइटिस, ठीक है। मतलब टिस वर्ड जहां पे भी आता है वहां पे इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन मतलब इन्फेक्शन हो गया है और वहां पे कुछ रेडनेस हो गई, कुछ swelling होगा, ठीक है। तो बस इतना याद रख लो, साइनसाइटिस मतलब साइनस में इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन है वो साइनस में है, ठीक है। एक मिनट भी होगी, हाँ, दिया है तो देन टॉन्सिलाइटिस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे प्लांट्स भी एक होते मिनट हैं। शेर, 1 मिनट का गैप हुआ होगा, पूछ लो, सबको सुनाई आ रहा था क्या? हाँ, कुछ सबको तो डिले था। नहीं, लास्ट क्या बोला है? साइनसाइटिस के बाद नहीं पता चला। अच्छा अच्छा, ठीक है। नहीं तो हम अभी वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस पढ़ रहे हैं, मतलब लंग्स के ऊपर ऊपर के। तो उसमें सबसे पहले लिखा है साइनसाइटिस, तो यहाँ पे आपको बहुत डिटेल्स में नहीं पढ़नी है, बस साइनसाइटिस क्या है, साइनस का इन्फेक्शन, ठीक है। टॉन्सिलाइटिस क्या है, यहाँ पे कुछ टॉन्सिल ग्लैंड्स होते हैं उनका इन्फेक्शन, ठीक है, वो फूल जाते हैं, ठीक है। टॉन्सिल हमारे कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो लिम्फ नोड्स से मेनली बने हुए हैं। तो देन आता है हमारा फेरिंग्स, साइनस तो ऊपर थे नोज के ऊपर, देन नोज के इधर नीचे आके आता है फेरिंग्स। तो फेरिंग्स मतलब फेरेंजाइटिस, ठीक है ना। थ्रोट में जहाँ पे आपको थ्रोट थोड़ा सा पकड़ा पकड़ा लगता है, हाँ गले में थोड़ा सा है, डॉक्टर ऐसे टॉर्च से देखते हैं, हाँ गला थोड़ा सा लाल लाल है, तो जो गला लाल लाल होता है मतलब वहां पे फेरेंजाइटिस है, थ्रोट इन्फेक्शन है। लैरिंजाइटिस अगेन फेरिंग्स के नीचे आता है, ट्रैकिया, ट्रैकिया के ऊपर वॉइस बॉक्स होता है लैरिंग्स, तो लैरिंग्स का इन्फेक्शन लैरिंजाइटिस, ठीक है। यहाँ पे हर एक के सिम्टम वगैरह वो आपको पढ़ने का जरूरत, ठीक है। तो बस टॉन्सिलाइटिस, साइनसाइटिस, फेरेंजाइटिस, लैरिंजाइटिस, तो ये किस किस के हैं। देन कॉमन कोल्ड, तो कॉमन कोल्ड नॉर्मल सर्दी खांसी सर्दी जुकाम, ठीक है ना। तो इट इज अ एक्यूट इन्फेक्शियस डिसीज। एक्यूट मतलब तुरंत तुरंत हुआ, ऐसा नहीं कि लंबे समय तक किसी को चलता है, होता है ठीक हो जाता है, तो वैसा होता है। और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, तो कॉमन कोल्ड क्या है, ऊपर का सिर्फ लंग्स तक की डिसीज नहीं है, सिर्फ हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हुआ है, बहुत सारे वायरसेस की वजह से हो सकता है वो। तो क्या होता है कि गला थोड़ा सा खराश खराश सी लगती है, कफिंग होती है, नाक बंद रहती है, तो ये तो नाक से पानी बहता है, ठीक है, या किसी को नाक से पानी बहता है, किसी को नाक बंद हो जाती है। तो इसमें बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो नॉर्मली वायरसेस की वजह से होता है, और बस कुछ नहीं, अपने आप
ठीक हो जाता है, ये 2-3 दिन में कॉमन कोल्ड अपने आप ही ठीक हो जाता है। कुछ नहीं भी लोगे, थोड़ा बस स्टीमिंग, कहते हैं कि कुछ दवाई लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती, स्टीमिंग गार्गलिंग करके अपने आप ये ठीक हो जाता है। ठीक है, और ये पर्सन टू पर्सन पास भी होता है, कफ के थ्रू और छींक के थ्रू, है ना। तो उसको कॉमन कोल्ड में हमें ये याद रखना है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है जब कॉमन कोल्ड बोलते हैं। नॉर्मल सर्दी खांसी जो, उसमें लंग्स में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो उसमें क्या क्या होता है वो तो हमको भी पता है कि मतलब सबको ही पता होगा, उसमें इसमें याद करने की जरूरत नहीं है कि नाक बहती है या नाक बंद हो जाती है, गले में थोड़ी खराश रहती है, कफिंग, दैट्स। अच्छा, तो शॉर्ट में बताइए। शॉर्ट नोट में ऐसे आ जाता है, डिसीजेस बताओ, मोस्टली एस्थमा पे आते हैं नोट्स। ओके। तो इसमें लिखा हुआ है वायरस एंटर्स द बॉडी, ये कैसे कैसे होता है, तो ऐसे कोई नहीं पूछता है नॉर्मली भाई, कोई वायरस कभी तो ऐसे एंटर हुआ, मतलब ये वायरस की वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है ना। तो वायरस जाता है हमारी बॉडी में, तो ये नहीं पढ़ने का इसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे। जो हमारे सोल्जर्स है ना ब्लड के, जैसे ही वो डिटेक्ट करते हैं तो वो उस जगह पे आ जाते हैं वायरस को मारने के लिए। और तो वो जो सोल्जर्स हैं, लिम्फोसाइट्स और फेगोसाइट्स, तो वो अटैक करते हैं तो लड़ाई चलती है, तो वो सब सिम्टम्स। WBC। हाँ, WBC जो है लिम्फोसाइट्स। तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है कि कॉमन कोल्ड में क्या 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 कैसे कैसे होता है। बस कॉमन कोल्ड क्या होता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन होता है, वायरस से होता है, बस। तो कॉमन कोल्ड है एक्यूट इन्फेक्शन, ठीक है। अभी हमने एक उसमें पढ़ा था डिसीजेस वाले चैप्टर में कि कॉमन कोल्ड को ही अगर लंबे समय तक खिंच जाए, ठीक ना हो, किसी को कंटिन्यूअस रहता हो, उसी को बोलते हैं राइनाइटिस। राइनाइटिस, ठीक है। तो राइनाइटिस इज अ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर। तो एक लंबे समय तक जब कॉमन कोल्ड किसी को ठीक नहीं होता है, वो ही एग्रीवेट हो जाता है जब बॉडी में। मोस्टली तो 2-3 दिन में सबको ठीक हो जाता है, बट किसी किसी की बॉडी कुछ ऐसी होती है कि एलर्जिक प्रोन होती है, कोई कोई लोग होते हैं ना कि बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं चीजों को, कोल्ड कफ को। तो उनको लंबे समय तक वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है मेम्ब्रेन में। तो वायरस आए ना आए, कॉमन कोल्ड तो क्या होता है, वायरस अटैक हुआ तो कॉमन कोल्ड हुआ। तो राइनाइटिस में क्या होता है कि वायरस आए ना आए, किसी भी चीज से उनको वो इन्फ्लेमेशन या फिर वो रिएक्शन हो जाता है, जैसे कॉमन कोल्ड में होता है। क्रोनिक डिसीज है, लंबे समय तक फिर उनको कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ चलता रहे। तो क्रोनिक राइनाइटिस इज अ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज नेसल कैटरा। ये ऐसे याद पढ़ेंगे तो ऐसे लगेगा अरे ये क्या याद रखना है। याद, इन्फ्लेमेशन मतलब नोज में इन्फ्लेमेशन होती है लंबे समय, ठीक है। आप अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी लिखोगे तो भी चलेगा। और मोस्टली उन लोगों को राइनाइटिस होती है जो एलर्जिक होते हैं, ठीक है ना। एक तरीके से एलर्जिक कंडीशन भी होती है कि वो सिर्फ वायरस से नहीं, किसी भी चीज से, जैसे कुछ लोगों को पॉलन की एलर्जी होती है, जो परागकण होते हैं ना हवा में। और कुछ लोगों को कुछ पॉल्यूशन से होती है कि जरा सा भी डस्ट, कुछ लोगों को डस्ट की एलर्जी होती है, तो जरा सा कुछ सफाई सफाई कर वो एग्रेवेट हो जाता है, तो उसको बोलते हैं राइनाइटिस। तो ज्यादा इसमें इसमें भी ज्यादा कुछ मत पढ़ो, ठीक है। बस ये पढ़ लो, कॉमन कोल्ड इज एक्यूट और राइनाइटिस इज क्रोनिक। उसमें कंटिन्यूअस वो इन्फ्लेमेशन रहती है नोज में, हमारे तो ये भी ज्यादा ही है। वायरस हो ना हो, बस कुछ भी एलर्जी, जरा सा किसी ने मतलब बेडशीट झाड़ी और उनको एग्रेवेट हो जाएगा, दीवारें साफ करी ऐसे हो जाएगा, मतलब दिवाली की सफाई, मतलब उनको हो गया। देन इन्फ्लुएंजा, ठीक है। तो अभी ये सब लोग सोचेंगे इसमें क्या, इन्फ्लुएंजा में क्या डिफरेंस है, हम तो यही समझते हैं ना, फ्लू कोल्ड राइनाइटिस सब कुछ हमारे लिए तो एक ही होता है। तो तो इन्फ्लुएंजा क्या, जिसे हम फ्लू भी बोलते हैं, फ्लू को ही बड़ा टर्म इन्फ्लुएंजा है। तो इन्फ्लुएंजा जो है थोड़ा कॉमन कोल्ड से थोड़ा सा, कहते हैं ना कि उसे फ्लू हो गया, एक कॉमन कोल्ड होता है, ठीक है, अपने आप ठीक हो जाता है 2-3 दिन में। फ्लू होता है थोड़ा सा आंखें भी, वाटरी आईज भी हो जाती हैं। तो इन्फ्लुएंजा इज अ सीरियस वायरल इन्फेक्शन। कॉमन कोल्ड क्या है, इतना सीरियस नहीं, एक नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन है। फ्लू का जो वायरस होता है वो इन्फ्लुएंजा का वायरस एक अलग ही वायरस होता है, जो थोड़ा सा कॉमन कोल्ड से ज्यादा सीवियर होता है,
ठीक है। तो उसमें फीवर थोड़ा सा हाई आता है, कॉमन कोल्ड में फीवर में भी ना भी आए, जस्ट नॉर्मल नाक बंद हो जाती है, बट फ्लू में तेज फीवर आता है, कॉमन कोल्ड के कंपैरेटिव ज्यादा हाई फीवर आएगा और हेडेक वगैरह भी होगा। कॉमन कोल्ड में मे बी हेडेक ना भी होता हो। मसल पेन, कॉमन कोल्ड में कभी मसल पेन नहीं होता है, पर फ्लू हुआ तो मोस्टली मसल पेन्स, शरीर टूटा टूटा लग रहा है, दुख रहा है, वो सब लगेगा। बस इतना, और कुछ मत पढ़ो इन्फ्लुएंजा में, ठीक है। देन एलर्जीज, तो अभी हमने राइनाइटिस भी पढ़ा, अभी हम एलर्जीज पे आ रहे हैं। तो राइनाइटिस और एलर्जी एक्चुअली ऑलमोस्ट एक जैसे से ही बातें उसमें लिखी हुई हैं। तो जैसे हमने राइनाइटिस में पढ़ा ना कि कॉमन कोल्ड और फ्लू क्या होते हैं, किसी वायरस से होते हैं, पर किसी किसी लोगों को एलर्जी होती है डस्ट की या वो सब, तो उनकी बॉडी में एलर्जेंस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो उनको हमेशा कुछ भी नाक में आएगा ना, डस्ट भी जाएगी, पॉलन भी जाएगा, कुछ पॉल्यूशन चला जाएगा, तो उन लोगों की जो ये मेम्ब्रेन है, जैसे नॉर्मली हमारी जो सोल्जर्स होते हैं ब्लड के अंदर, जो WBC, वो वायरस को दुश्मन समझते हैं। जब वायरस या बैक्टीरिया जाएगा बॉडी में, तब वो अटैक के लिए आगे आते हैं। पर कुछ कुछ लोगों में क्या होता है कि वो जो सोल्जर्स होते हैं, वो ज्यादा सुपर स्मार्ट होते हैं, वो वायरस बैक्टीरिया के अलावा भी नॉर्मल डस्ट आ रही है, नॉर्मल पोलन आ रहा है, उसको भी वो दुश्मन समझ लेते हैं, तो उसके अगेंस्ट भी वो लड़ाई चालू कर देते हैं। तो एलर्जी उसको बोलते हैं, ठीक है। एलर्जी मतलब वो चीजें हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, उसके अगेंस्ट भी बॉडी में लड़ाई चालू हो गई, उसको बोलते हैं एलर्जी, ठीक है। तो कोई भी एलर्जी कहीं की भी हो, चाहे नोज की हो, चाहे किसी की भी, किसी को स्किन की एलर्जी होती है, तो सारी एलर्जीज में यही होता है कि हमारी बॉडी अनहार्मफुल चीजों के अगेंस्ट भी लड़ाई जंग छेड़ देती है, ठीक है। हाँ, तो एलर्जी, और अपनी अपनी बॉडी अपनी चीजों के अगेंस्ट भी कई बार एलर्जी छेड़ देती है। मतलब हमने कुछ खाया, किसी को ग्लूटेन की एलर्जी है, अभी व्हीट थोड़ी ना हमारे लिए नुकसानदेह है, किसी को लैक्टोज की एलर्जी होती है, दूध थोड़ी ना हमारे लिए नुकसानदेह है, पर दूध पीते ही किसी को उल्टी शुरू हो जाती है, ग्लूटेन खाते ही किसी को पेट में दर्द हो जाता है, तो वो बॉडी का बैड रिस्पॉन्स है, मतलब बॉडी सही गलत की पहचान नहीं कर पा रही। तो इसमें लिखा है एलर्जी इज अ कंडीशन ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, मतलब हाइपर सेंसिटिव है। कोई लोग कहते हैं ना, अरे ये तो बहुत सेंसिटिव बंदा है, इससे दूर रहो, इसको छेड़ना मत, तो वैसे ही उन लोग की बॉडी बड़ी सेंसिटिव, ज्यादा सेंसिटिव। तो लिखा है इट इज अ हाइपर सेंसिटिविटी टू सब्सटेंसेस हार्मलेस टू मोस्ट इंडिविजुअल्स, मतलब जो सब्सटेंसेस हार्मलेस है उनके अगेंस्ट भी बॉडी सेंसिटिव होती है, तो उसको बोलते हैं एलर्जी, ठीक है। तो इसमें हमें एलर्जी में बस इतना ही पढ़ना है। तो राइनाइटिस भी एक तरीके से एलर्जिक कंडीशन है। तो एलर्जी में क्या होता है, वही जंग छिड़ जाती है बॉडी में। तो जो जैसी अगर नोज की एलर्जी है, तो वो कॉमन कोल्ड सिम्टम्स सब, जहाँ जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक के डिसऑर्डर्स हैं, सिम्टम्स वही होंगे जैसे कॉमन कोल्ड में होते हैं, जैसे फ्लू में होते हैं, बट बिना किसी वायरस बैक्टीरिया के वो सिम्टम्स आ रहे हैं। बस एलर्जी इतना ही है, सिम्टम्स विल बी मोस्ट दैट। तो कॉमन एलर्जेंस क्या है, डस्ट या फिर पॉलन, ठीक है। वो सबसे, किसी किसी को मोस्टली वो जो स्प्रिंग वाला सीजन होता है ना, उसी में होती है एलर्जी, क्योंकि उसमें वो पॉलन जो होते हैं ना, परागकण एक पौधे से दूसरे पौधे में जा रहे होते हैं, तो मोस्टली लोगों को वो स्प्रिंग सीजन में एलर्जी होती है, जिसको पॉलन की एलर्जी होती है। तो बस इतना ही पढ़ना है एलर्जी में। हिंदी में भी लिख दूंगा तो। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा डिटेल में इनमें कोई नहीं पूछता है इसके सिम्टम क्या, इसके सिम्टम क्या, सबके सिम्टम सेम ही होते हैं। सर्दी खांसी जुकाम सब में यही होता है, नाक बहती है या नाक भर जाती है, और गले में थोड़ी खराश होती है। तो जिस प्रकार से जैसा रिएक्शन हुआ है, वो थोड़ा सर दुखता है। सर तो किसी किसी का खांसी में ना ऐसे बार बार उसकी वजह से भी दुखता है सर, है ना, और खांसते खांसते भी सर दुखता है, और थोड़ा हल्का फुल्का फीवर आता है। तो ये सब कॉमन सिम्टम्स है। फ्लू में थोड़ा सा फीवर थोड़ा ज्यादा हाई आएगा, और मसल पेन, बॉडी शरीर टूटा टूटा लगेगा, तो फ्लू थोड़ा सा सीवियर। देन अदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, तो अभी तक हमने पढ़े थे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के, जो सिर्फ हमारे थ्रोट तक हैं, फेरिंग्स तक, ठीक है। साइनस मतलब साइनसाइटिस, देन टॉन्सिलाइटिस, लैरिंजाइटिस, फेरेंजाइटिस, ये सब हमारा ऊपर ऊपर का यहाँ तक चल रहा था पार्ट। अभी हम लंग्स में जब इन्फेक्शन होता है वो वाले पार्ट्स आते हैं। तो एस्थमा इज अ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब्स that causes swelling and narrowing of the airways that results in difficulty in breathing.
तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं एस्थमा लंग का इन्फेक्शन है, ठीक है। तो एस्थमा लंग का भी इन्फेक्शन नहीं है। एस्थमा में क्या होता है, अभी तक हमने ट्रैकिया के बाद ब्रोंके, दो ब्रोंकिया डिवाइड हो गए, ब्रोंकिया में लंग्स में ब्रांचेस हो गए। तो एलर्जी सॉरी एस्थमा में वो जो ब्रोंकिया हैं उनमें इन्फेक्शन हो जाता मतलब लंग्स के बाहर ही है ना है। हाँ हाँ, लंग्स के बाहर ही है। अब ब्रोंकिया ही के थ्रू ही फाइनली लंग में हवा पास हो रही है ना, तो ब्रोंकियल ट्यूब्स ब्रोंकिया एक ही बात है। तो ये हमारे एयर वेज हैं, मतलब एयर के पैसेज है ना ये। तो एयर के पैसेज में ही जब इन्फ्लेमेशन होगी, स्वेलिंग होगी, तो एयर लंग में जाएगी कैसे, ठीक है ना। तो अस्थमा में ये होता है कि वो सांस ही नहीं ले पाते, क्योंकि ब्रोंकिया में वो सूजन हुई हुई है ब्रोंकिया। एक्चुअली एक और बीमारी होती है ब्रोंकाइटिस, आपने सुना होगा, हाँ ठीक है? तो ब्रोंकाइटिस अस्थमा का ही एक छोटा रूप समझ लो। जैसे ब्रोंकाइटिस इज अ एक्यूट इन्फेक्शन, वो किसी बैक्टीरिया वायरस की वजह से होता होगा, और ब्रोंकाइटिस ही लंबे समय तक चल रही है, कंटिन्यूअस चल रही है बिना किसी रीजन के, तो वो ही एस्थमा में कन्वर्ट हो जाती है। तो ब्रोंकाइटिस में भी ब्रोंकिया ही का इन्फेक्शन होता है, और एस्थमा में भी ब्रोंकिया ही स्वेलिंग होते हैं। बट ब्रोंकाइटिस में एक एक्यूट हुआ, ठीक है, वायरस बैक्टीरिया वगैरह, और एस्थमा इज अ क्रोनिक। तो एस्थमा और ब्रोंकाइटिस में यही डिफरेंस है, क्रोनिक और एक्यूट। तो तो लंग्स एस्थमा में नहीं होता ब्रोंकाइटिस? ब्रोंकाइटिस लंग्स में नहीं होता है? नहीं नहीं नहीं, ब्रोंकाइटिस मतलब ब्रोंकिया, ब्रोंकियम, ठीक। ब्रोंकियल ट्यूब्स, ठीक है। तो ब्रोंकाइटिस भी अभी आएगा। तो ब्रोंकाइटिस के भी बहुत अलग अलग प्रकार लिखे हुए उन्होंने। तो एक्चुअली ये सब यहाँ पे हमें बताया हुआ है, बट करेक्ट जो डायग्नोसिस है तीनों के बीच का बहुत फाइन अंतर सबके बीच का, वो डॉक्टर ही जज करके बता पाएगा। हम कितने ही यहाँ पे सिम्टम्स पढ़ लें, हम जज नहीं कर सकते कि एस्थमा है ब्रोंकाइटिस है, क्योंकि सिम्टम्स सबके सेम ही होंगे, ब्रोंकिया में इन्फेक्शन हो, ठीक है। बट एक क्वेश्चन है मुझे, ब्रोनकाइटिस जो है, ब्रोनकाई ब्रोनक्यूल्स जो आपने बताया, वो तो लंग्स के अंदर रहता है ना, ऐसा सब ब्रांचेस में हाँ, लंग्स के देखो ये अंदर है ट्रैकिया ना? था, हाँ, ये ट्रैकिया ट्रैक। ब्रोंकिया जो है वो लंग्स में चले गए, मतलब लंग्स का हाँ, पार्ट नहीं है फिर भी, ठीक है ना ओके, वो। हाँ, लंग्स का पार्ट नहीं है बट अंदर है उसके। ब्रोंकिया के बाद फर्दर ब्रांचेस वो लंग्स में डिवाइड होती हैं, लंग्स में जाके जब अच्छा। ब्रोंक्यूल्स, वो जो छोटी 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 ब्रांचेस बनती है। हाँ, alveoli। इट इज अ हाँ ट्यूब ना, जो ट्यूब एक तरह से ट्यूब जा रही है, जब हम सांस लेते हैं तो वहां से हवा जा रही है, वो भी हाँ, लंग्स में नहीं है। ठीक है। तो ये ब्रोंकाइटिस या एस्थमा में ब्रोंकिया में इन्फ्लेमेशन होती है। तो जब वो सांस की नली जो है हमारी वो बंद हो गई, उसमें इन्फ्लेमेशन है, तो सांस ही नहीं ले पाएगा व्यक्ति, तो ये होता है, ठीक है। तो एस्थमा जो है मोस्टली वो भी एक एलर्जी की वजह से, मोस्टली मतलब ऐसे जरूरत नहीं। एस्थमा अगर किसी वायरस वगैरह की वजह से होता तो ठीक हो जाता ना। तो एस्थमा क्या एलर्जी की वजह से ही मोस्टली होता है, कि किसी किसी लोग को होता ही है कि भाई है, उनको है एस्थमा, तो बॉडी का ही कुछ प्रॉब्लम है। तो एस्थमा की तीन मेन करेक्टरिस्टिक्स हैं। स्पैज्म इन ब्रोंकियल मसल्स, ब्रोंकिया के ट्यूब्स की जो मसल्स हैं जो ब्रोंकिया को खोलती बंद करती हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन है, उनमें कुछ वीकनेस है। स्वेलिंग्स, उसमें स्वेलिंग है। देन वहां पे कुछ म्यूकस फॉर्म हो रहा है वहां पे, एक तो स्वेल भी हो रखी है, प्लस वहां पे कुछ म्यूकस फॉर्म हो रहा है, जिसकी वजह से होता है ना कि म्यूकस जो नाक निकलती है, वैसे ही पूरे लाइनिंग में लगा हुआ है वो जो म्यूकस होता है, जो जेली लाइक सब्सटेंस है। तो एक तो वो इन्फ्लेमेशन है, वहां पे स्वेलिंग हो रखी है। दूसरा वो जेली लाइक सब्सटेंस फिल्ड हो गया है, तो उसके फिल्ड होने से और वो पाथवे जो है, एक तो वैसे ही वॉल्स भी ब्लॉक हो उसकी, जाता है। तो वो पूरा ब्लॉक है। तो यही एस्थमा में होता है। एक सवाल पूछूं? इंफ्लेमेशन और सूजन में क्या फर्क है? इन्फ्लेमेशन सूजन एक ही बात है, मतलब ये एक ही बात है। टिस वर्ड जहाँ पे भी आ गया वहां पे मतलब इन्फ्लेमेशन मतलब रेडनेस एंड स्वेलिंग, ठीक है। तो एस्थमा के साइंस और सिम्टम्स, तो एस्थमा पे नोट आ जाता है, तो आप उसमें इतना लिख दो, बेसिक बेसिक चीजें। कोई कोई लिखेगा इट्स अ इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, तो वहीं पे ठीक है, कट। इट्स अ क्रोनिक वर्ड लिख दो, कैच कीवर्ड्स भी लिख देंगे ना तो मार्क्स मिलेंगे। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन मतलब लंबे समय तक,
ऑफ ब्रोंकियल ट्यूब्स। इतना लिख दिया ना, यहीं पे आप एग्जामिनर का दिल जीत लोगे। मतलब पता है कि पढ़ के आया आपको पता है ये ब्रोंकियल ट्यूब्स का इन्फेक्शन, ठीक है। फिर उसमें फर्दर लिख दो ब्रोंकियल ट्यूब्स में रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, और उसमें म्यूकस फॉर्म होता है, तो इसलिए सांस अंदर जाती नहीं है, व्यक्ति को डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में, ठीक है। इतना लिख दोगे और आपको समझ में आ गया मेरे कितने एस्थमा। मार्क्स के सवाल हुए इसमें? 3 लाइनें काफी होंगी। ठीक है, तो क्या क्या होता है एस्थमा में? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ऑब्वियसली सांस ही नहीं आ रही है ना, ठीक है। देन व्हीजिंग इज अ विस्लिंग, तो सांस नहीं आएगी तो हम ऐसे हाफ हाफ के सांस लेते हैं, ऐसे ऐसे साउंड होती है, ठीक है। और कफिंग, कफिंग भी होगी, ठीक है ना, जब सांस नहीं ले पाते हैं तो हम कफिंग करते हैं। और चेस्ट टाइटनेस होती है, तो चेस्ट टाइटनेस में अकर, किसी किसी को फील होती है, किसी किसी को नहीं फील होती। तो बस आप इसमें ये लिख दो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील होती है, रेडनेस होती है ब्रोंकियल में, कफिंग होती है, बस इतना, ठीक है। तो एस्थमा का हाँ जी, क्या? नहीं तो नोट्स आएगा तो ये पूरा लिखना है, हाँ, फॉलोइंग 4 मेजर रिकॉग्नाइज्ड एस्थमा सिम्टम्स, ये भी ऐसे तो वही तो मैं कह रही हूँ, इतना सब ऐसे 4 ना, मेजर। नहीं मतलब ये सब, हाँ हाँ, छोटा छोटा। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग अटैक, तो इसमें भी ऐसे बहुत डिटेल में नहीं कि अटैक में क्या होता है, ठीक है। कि एक बार पढ़ के देखो आप लोग, ड्यू टू बैड। अब यहाँ पे बहुत सारी ऐसे साइंटिफिक टर्म्स दी हुई हैं, वो सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। एक टर्म दी हुई है रिकरेंट पैरोक्सिमल डिस्पनिया, वीजिंग कफ एंड सेंस कॉन्स्ट्रिक्शन, वो सब कुछ छोड़ दो, ठीक है। जो वो सब पढ़ने का जरूरत नहीं है। सिंस रिलेटेड टू ब्रोंकिया इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रोंकियल एस्थमा, तो ब्रोंकियल एस्थमा और एस्थमा एक ही बात है, ठीक है। एस्थमा जो होता है ब्रोंकाई में ही होता है, तो कोई लिखे व्हाट इज ब्रोंकियल एस्थमा, नोट में आ गया, आपने बोले सोचो हमने तो एस्थमा पढ़ा था, ब्रोंकियल एस्थमा तो पढ़ा ही नहीं था, तो दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो क्या होता है अस्थमा में, एक उन्होंने लिखा हुआ अटैक के टाइम पे, तो ऐसा कुछ बहुत वही चीजें लिखी हुई हैं कि इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों ही एक्सर्टिव हो जाता है, सांस लेने और सांस छोड़ने दोनों में ही व्यक्ति को बहुत मुश्किल होती है, इसलिए व्यक्ति जो है हांफने लगता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, पसीना आने लगता है, और साउंड आने लगती है, ऐसे विजलिंग साउंड आती है, ठीक है। बस इतना ही। और कई बार क्या होता है, सांस ली नहीं जाती एस्थमा के पेशेंट को ना, तो उसकी वजह से वो ना ऐसे खांस खांस के उसका पोस्चर खराब हो जाता है, तो एस्थमा के पेशेंट्स को पोस्चरल प्रॉब्लम बहुत हो जाती है लॉन्ग टर्म में, तो ऐसा उन्होंने लिखा है। तो ये सब ऐसे मतलब लाइव एग्जांपल्स देखे होते हैं तो हम ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, जिसके जहाँ पे कुछ जो भी चीज का हम लाइव एग्जांपल देते हैं वो हम ज्यादा अच्छे से देख पाते हैं। तो क्या करते हैं, जब जब भी अटैक आता है तो क्या करते हैं, नेबुलाइजर यूज करते हैं, मोस्टली इनहेलर्स यूज करते हैं, तो उन लोगों का उन सब चीजों का काम क्या होता है, नेबुलाइजर यूज करते हैं तो स्टीम, स्टीम से क्या होता है, वो रेडनेस और स्वेलिंग थोड़ी सी कम होती है ना, जो वॉल्स में हुई है, और जो म्यूकस जमा हुआ है उसको भी स्टीम थोड़ा सा पिघला देती है, तो वो जो रेस्पिरेटरी पैसेज है उसमें जगह बन जाती है, हवा पास हो जाती है। इनहेलर्स भी यही करते हैं, इनहेलर्स में कुछ केमिकल्स होते होंगे जो वो उसकी रेडनेस और स्वेलिंग को कम करते हैं और म्यूकस को पिघलाते हैं, ठीक है। कॉजेज ऑफ एस्थमा, तो इसमें भी ऐसे बहुत सारे कॉजेज लिखे हुए हैं, बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं, किसी किसी को हेरिडिटरी होता है कि बचपन से ही है, कि पूरी फैमिली में है, किसी किसी को, अभी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट्स, कंट्रोल, ये सब वर्ड्स मत पढ़ो, हेरिडिटरी कॉजेज में आए हेरिडिटरी लिख दो। एलर्जी, किसी किसी को एलर्जी की वजह से एस्थमा होता है, किसी किसी को कुछ कोई कोई लोगों को कुछ फ्यूम से, कोई स्मेल से इरिटेशन हो जाती है, तो यहाँ पे इन्होंने ना बाद में वो भी लिखाया हुआ है कि कैसे कैसे कंट्रोल करो, क्या क्या कॉजेज हैं, लिखा हुआ है हेरिडिटरी, जहाँ पे हेरिडिटरी है वहां पे आप कंट्रोल करके रह सकते हो बस, ठीक है, ठीक नहीं कर सकते। एलर्जी है, तो एलर्जी को आप पता लगा सकते हो टेस्ट करके कि हमें किस चीज की एलर्जी है, फिर उस चीज से दूर रहो। फिर ब्रोंकियल इरिटेशन, किसी किसी को इन जनरल
किसी किसी को हवा से, ठंडी हवा से हो जाता है, किसी को डस्ट से होता है, किसी को किसी खास फूल की महक से होता है इरिटेशन, किसी को क्या होता है किसी परफ्यूम से, किसी किसी को ऐसा होता है ना कि गुलाब के फूल की एलर्जी है। तो तो आपको पता है तो उस चीज से दूर रहो। देन किसी किसी को एग्रेवेट होता है एक्सर्शन से, बहुत ज्यादा थक गए तो एग्रेवेट हो गया, तो थोड़ा सा रेस्ट लेते रहो, एक्सर्शन मत करो। किसी किसी को जो अटैक आता है वो पेट में गैस बन गई, एसिडिटी है, तो उससे भी अटैक एग्रेवेट होता है। तो अगेन उसके लिए क्या है कि हैवी मील्स मत लो, ज्यादा तला भुना मत खाओ। तो ये सब किस किस को अटैक किस किस कारण से पड़ता है उसके कॉजेस दिए हुए हैं। तो जिसको जिस चीज से अटैक पड़ता है अपने बॉडी को समझो और उस हिसाब से कंट्रोल करो। देन साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस, किसी किसी को कुछ इमोशनल डिस्टर्बेंस होता है ना, उससे अटैक पड़ता है, तो उसको योग से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। देन सोशल फैक्टर्स, वेदर एंड सीजन, किसी को किसी खास वेदर में, किसी को ठंड में एग्रेवेट होता है, किसी को ऑटम में, किसी को स्प्रिंग में, तो उस हिसाब से क्रिया हमारी जो शुद्धि क्रिया है उससे अस्थमा के अटैक्स को कंट्रोल में कर सकते हैं। देन टाइप्स ऑफ अस्थमा दिए हुए हैं, ये पढ़ने का जरूरत नहीं है, टाइप्स ऑफ अस्थमा, ठीक है। कार्डियक अस्थमा, कार्डियक अस्थमा एक बार देख लो कि हार्ट डिसीज है उसकी वजह से अस्थमा होता है, उसकी वजह से ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आती है, ठीक है, बस इतना ही। और ब्रोंकियल अस्थमा कि वो तो हमने पढ़ा ही कि टाइप्स ऑफ अस्थमा पढ़ने का जरूरत नहीं। तो एलर्जेंस क्या है कि कुछ कुछ इन्होंने एलर्जेंस बताए हुए हैं कि पोलन, जो हमने बताया ना, पोलन डस्ट, जो हमारे धूल मिट्टी वाले डस्ट माइट्स क्या होते हैं, जो हमारे गद्दे होते हैं उसमें मोस्टली होते हैं डस्ट माइट्स, तो वो तो अनअवॉइडेबल होते हैं, होते ही हैं वो। किसी फूड से एलर्जी होती है, किसी को पीनट्स से एलर्जी होती है। तो एक्चुअली ना ये वाली बुक में ना चीजें बहुत उसमें नहीं लिखी हुई है ऑर्डर वाइज। तो एस्थमा को मतलब आप खुद से अपने ऑर्डर से आंसर जब आएगा एस्थमा पे नोट, तो आप बस एस्थमा क्या है वो लिखो, एस्थमा में क्या क्या होता है, जब अटैक आता है तो क्या क्या कारण से अटैक आ सकता है, कैसे कुछ चीजों में हम कैसे कैसे योग से कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप थोड़ा बहुत लिख सकते हैं। एलर्जेंस व्हाट इज एस्थमा में हम लोग कॉजेज ऑफ एस्थमा भी लिखने का है, नहीं, व्हाट इज एस्थमा, अब व्हाट इज एस्थमा मतलब बस बड़ा आंसर आएगा शॉर्ट नोट 5 मार्क का एस्थमा के ऊपर, तो मीन्स ये सब लिखना रहेगा, है ना। टाइप्स टाइप्स याद मत करो, ठीक है ना, क्योंकि टाइप्स क्या है कि वो थोड़ा सा मेडिकल टर्म्स हैं, तो हमें समझ में भी नहीं आएंगे और अननेसेसरली उनमें जान घुसने का जरूरत नहीं। तो इन्होंने कुछ एलर्जेंस लिखे हुए, कुछ इरिटेंट्स लिखे हुए हैं। तो एलर्जेंस और इरिटेंट्स मतलब एलर्जेंस तो एक कॉमन होते हैं, बहुत सारी पब्लिक को उससे होती है एलर्जी। कुछ इरिटेंट्स किसी किसी को सिगरेट के धुएं से होता है, किसी को वेदर चेंज से होता है। तो एलर्जेंस और इरिटेंट्स मोस्टली एक्सचेंजेबली ये टर्म यूज होती है, ठीक है ना। तो आप एक साथ भी लिख सकते हो एलर्जेंस एंड इरिटेंट्स। तो सारे याद करने की जरूरत नहीं है, एक दो आप समझ लो, ठीक है ना, जो समझ में आए वो समझ लो। कॉमन कॉमन पोलन ग्रेन्स, डस्ट माइट्स, या फिर पॉल्यूशन, या फिर कोई सिगरेट का धुआं, या फिर वेदर चेंज, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी फूल मतलब फ्लावर का खुशबू, या फिर किसी किसी को ऐसे वो गेहूं वगैरह साफ करते हैं ना, धान साफ करते हैं, तो उसका जो निकलता है जो हस्क, उससे धूल मतलब उड़ती है ना, धूल धूल उड़ती है, किसी किसी को उससे एलर्जी होती है। तो वो जो आपको दिमाग में है वो लिख सकते हो, मतलब जो आपको याद इजली हो जाए, सारे याद रखने की जरूरत नहीं। तो प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ये अगर आपको पता है, वही अगेन आप अपने घर से एलर्जेंस को जितना हो सकता है आप एलर्जन से दूर रहो, अपना घर साफ रखो, और स्मोकिंग वाले चीज जगहों से दूर रहो, ठीक है। कहते हैं कि एस्थमा पेशेंट अगर है घर में तो उसके सामने मतलब ऐसे डीप क्लीनिंग वाली चीजें मत करो, कि पेंटिंग अगर घर में होनी है तो एस्थमा वाले पेशेंट को कहीं उतने दिन के लिए कहीं और भेज दो। घर में पेंटिंग से बहुत ज्यादा होता है अस्थमा एग्रेवेट, क्योंकि पेंटिंग के टाइम पे तो पूरा घर ऐसे हो जाता है, ठीक है। पानी का अच्छा सा, अगर किसी को गैस्ट्रिक ट्रबल से होता है तो पानी पियो, हैवी मील्स मत खाओ। तो एस्थमा क्योर नहीं हो सकता, एस्थमा को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इट्स अ नॉट अ क्योरेबल डिसीज, कंट्रोल कर सकते हैं। अटैक्स का फ्रिक्वेंसी
और सीवियरिटी कम कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे तो नहीं कि कभी अटैक नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। चाहे हो सकता है महीने में एक बार पड़ता हो तो 6 महीने में, साल में एक बार पड़ने लगे। बहुत हाई पड़ता हो कि डॉक्टर के पास जाए बिना काम ही नहीं आता हो, तो ये है कि चलो इतना हल्का हो गया कि अभी अपने नॉर्मल स्टीम से घर पे ही ठीक हो जाता है, तो उतना हम कर सकते हैं। तो ट्रीटिंग एलर्जिक एस्थमा, तो किसी किसी को जो जिन भी चीज में एक्चुअली कोई भी एलर्जीज होती हैं, चाहे वो एस्थमा हो, चाहे ब्रोंकाइटिस हो, चाहे कोई भी एलर्जी कंडीशन हो, वहाँ पे हिस्टामिन एक केमिकल होता है वो दिया जाता है। हिस्टामिन एक हमारी बॉडी में भी बनता है हिस्टामिन, सॉरी एंटी हिस्टामिन हमारी हिस्टामिन हमारी बॉडी में बनता है जो एलर्जी करता है, तो उन सबको एंटी हिस्टामिन ड्रग्स दी जाती हैं। ठीक है, हिस्टामिन को हमारी बॉडी में हिस्टामिन एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हो रहा है, उसको काटने के लिए ड्रग्स दी जाती हैं। तो अभी आए हम ब्रोंकाइटिस की। ठीक है, तो अभी अ, कितना टाइम लगेगा, क्योंकि हमारा टाइम हो गया। टाइम हो गया क्या? अच्छा, इसमें तो अच्छा काफी टाइम लगेगा अभी, क्योंकि डिसऑर्डर्स काफी बचे हुए हैं। आई थिंक अब कल हो जाएगा ये फिर, और 1 घंटा लगाएंगे तो हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वसुधा। थैंक यू वसुधा जी। ओके, थैंक यू वसुधा। क्वेश्चन पेपर्स है ना, किसी ने फॉरवर्ड किए थे क्या क्वेश्चन पेपर्स? मेरे पास तो एक ही है। आप लोग आपस में देखो, अगर किसी को मिलते हैं तो आपस में एक दूसरे से शेयर करो। हमारे पास जो होंगे वो हम लोग शेयर कर देंगे। ठीक है, चल बाय बाय। थैंक यू वसुधा। ओके बाय। यू थैंक यू।